तो नमस्कार प्यारे मित्रों, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और आज के इसमें बात करेंगे दोस्तों चीनी यात्री वेंगसांग के बारे में, ठीक है? क्योंकि हम लोग इतिहास में जब पढ़ते हैं तो बहुत सारे ऐसे स्थान है जहाँ पे हमको देखने को मिलता है कि चीनी यात्री वेंगसांग ने ऐसा कहा, चीनी यात्री वेंगसांग के लेखों में ऐसा लिखा गया है, ठीक है? जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि पुष्यभूति वंश के बारे में चीनी यात्री वेंगसांग के सियुकी में ऐसा लिखा गया है, ठीक है? इस वंश के बारे में जानकारी मिलता है। तो आज हम लोग देखेंगे आखिरकार ये वेंगसांग कौन है दोस्तों, इसका इतिहास पढ़ना महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्ज़ाम में पूछ सकता है कि ठीक है, वेंगसांग पे आप लेख लिखें या तो वेंगसांग के बारे में आप लिखें, ठीक है? तो इस प्रकार से आप आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों, है ना? चलिए, तो देख लेते हैं दोस्तों, जब भी हम लोग इतिहास में ज़िक्र करते हैं, बताते हैं कि वेंगसांग के द्वारा ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया, तो इससे पहले हमको जानकारी रखना कि आखिर ये था कहाँ से और कौन था, है ना? देखिए, इनका मैं जन्म की बात करूँ दोस्तों, तो वेंगसांग का जो जन्म हुआ था, वो 602 या फिर 605 ईस्वी में हुआनफू प्रदेश के, ठीक है, लुओयंग नामक स्थान पे हुआ था। तो चीन का एक क्षेत्र पड़ता है ये। और इनका जन्म को लेकर इतिहास में तो होता ही है, तो कहीं-कहीं 602, कहीं-कहीं 605 माना जाता है दोस्तों। इनके और भी बहुत सारे नाम थे दोस्तों, तो वेंगसांग के अन्य नाम जैसे कि आपका वेंगसांग, इन्हीं को दोस्तों युआन च्वांग के नाम से जाना जाता है, वो स्वांग चांग के नाम से जाना, शाक्य मुनि और यात्रियों का राजकुमार भी कहा जाता है। तो ठीक है, ये आप लोग ध्यान रखने का प्रयास कीजिएगा क्योंकि अक्सर परीक्षा में 1 नंबर में पूछ सकता है कि यात्रियों का जो राजकुमार है वो किसे कहा जाता है, तो वेंगसांग को कहा जाता है। इसके अलावा शाक्य मुनि, ठीक है, और शुआंगचांग और युआन च्वांग के नाम से भी इन्हें जाना जाता है दोस्तों, ठीक है? तो ये भी नाम आप एक बार याद रखने का प्रयास कीजिएगा, ठीक है? चलिए, आगे दोस्तों देखेंगे इनके जो बौद्ध धर्म के बारे में, तो वेंगसांग ने 622 ईस्वी में बौद्ध धर्म की दीक्षा ली दोस्तों, ठीक है? और एक पूर्ण बौद्ध साधु बन गए। तो इन्होंने जो बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी, वो ली थी 622 ईस्वी में, है ना? चलिए, इसके बाद इसका मन किया कि मैं भारत जाऊँ और वहाँ पे आगे की परीक्षा अभी ठीक है, जो पढ़ाई है उसको मैं पूरा करूँ। तो फिर 629 ईस्वी में ह्वेंसांग ने बौद्ध धर्म की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भारत यात्रा करने का निश्चय किया। फिर सोचा कि मैं भारत जाऊँ, ठीक है? तो 629 में निश्चय किया कि मैं यहाँ पे कहाँ जाऊँगा? भारत जाऊँगा दोस्तों, ठीक है? तो ह्वेंसांग के जो लेख है दोस्तों, इन लेखों को सियूकी के नाम से जाना जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि सियूकी में ऐसा कहा गया, वैसा कहा गया है। तो ह्वेंसांग के जो लेखों को क्या कहा जाता है दोस्तों? सियूकी कहा जाता है, जिसमें भारत को इंटू के नाम से संबोधित किया गया है। तो भारत नाम को यहाँ पे इंटू कहा गया है दोस्तों, है ना? चलिए, अब बात करते हैं वो किस प्रकार से वो भारत आया दोस्तों, वेंगसांग। दोस्तों, वेंगसांग पाकिस्तान के पेशावर में स्थित कुषाण कालीन महाविहार को देखते हुए कश्मीर पहुंचे, जहां पर वो 2 वर्षों तक शिक्षा प्राप्त की, ठीक है? तो यहाँ पर वो 2 वर्ष तक रहे दोस्तों। इसके बाद वेंगसांग कश्मीर के पुष्यभूति वंश के प्रारंभिक राजधानी, है ना? जो पुष्यभूति वंश है, पुष्यभूति वंश की जो प्रारंभिक राजधानी थी थानेश्वर, ठीक है? वहाँ पहुँचे। फिर बाद में वहाँ से वो मथुरा होते हुए क्या किया, सम्राट हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज पहुँच गए। तो सबसे पहले वो थानेश्वर पहुँचा था, जहाँ पे जो वर्धन वंश का वो राजधानी था वहाँ पे। फिर वहाँ से वो सम्राट हर्ष की राजधानी जो कन्नौज है, वहाँ पे वो पहुँच गए दोस्तों, ठीक है? जहाँ सम्राट हर्षवर्धन ने ह्वेंसांग का जमकर स्वागत भी किया दोस्तों, ठीक है? तो इस प्रकार से वो यहाँ पे सम्राट हर्ष के दरबार में आते हैं दोस्तों, है ना? आगे देखते हैं दोस्तों, ह्वेंसांग ने भारत के प्रमुख बौद्ध स्थलों का जैसे कश्मीर, थानेश्वर, मथुरा, कन्नौज, अयोध्या, प्रयाग, कौशाम्बी, है ना, श्रावस्ती, कपिलवस्तु, ठीक है, कुशीनगर, वाराणसी, पाटलिपुत्र, बोधगया, राजगृह, नालंदा, असम, उड़ीसा, अमरावती और कांचीपुरम आदि ये जगहों की भी यात्रा किया। तो इस प्रकार से ये स्थान है, इन्होंने इन जगहों का भी यात्रा किया दोस्तों, ठीक है? चलिए, आगे मैं बताने का प्रयास करता हूँ दोस्तों, वेंगसांग ने 2 वर्ष तक नालंदा विश्वविद्यालय में बौद्ध धर्म की जैसे कि गणित की, ये और ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा प्राप्त की। तो यहाँ पे वो 2 साल तक रहे नालंदा विश्वविद्यालय में। आगे की जो शिक्षा है वो यहाँ पे प्राप्त करने का प्रयास किया। और यहाँ पे जैसे कि वो देखिए कितना बहुत नॉलेज उसका था। और देखिए जो हमारे जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा विश्वविद्यालय, यहाँ पे बहुत हेवी पढ़ाई होता था, ठीक है? बहुत खतरनाक, एक से एक बच्चा वहाँ पे जाने के लिए तरसते थे कि मेरा एडमिशन हो जाए, मेरा नामांकन हो जाए, लेकिन वैसा नहीं होता था, ठीक है? बहुत धुरंधर लगा होना चाहिए था। यहाँ पे गणित, ज्योतिष शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र की उन्होंने शिक्षा प्राप्त की। कहाँ पे? नालंदा विश्वविद्यालय में, ठीक है? देखिए, वेंगसांग के अनुसार जो नालंदा विश्वविद्यालय है ना दोस्तों, उस समय वहाँ पे 10,000 छात्र पढ़ते थे, ठीक है? मैं बात करूँ दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय में कितने बच्चे पढ़ते थे, तो वेंगसांग के अनुसार वहाँ 10,000 बच्चे पढ़ा करते थे। इसमें से पढ़ाने के लिए जो शिक्षक हुआ करते थे दोस्तों, तो 1,000 सिर्फ शिक्षक हुआ करते थे, ठीक है? उसमें 1,000 टीचर्स हुआ करते थे और 10,000 दोस्तों आपका स्टूडेंट हुआ करता था, ठीक है? तो इस प्रकार से वेंगसांग का कहना है।
आगे क्या बोलता है विंगसांग दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय के खर्च को उठाने के लिए सम्राट हर्ष ने 200 गांव दान में दे दिए थे। ठीक है, जो सम्राट हर्ष था ना दोस्तों, सम्राट हर्षवर्धन ने नालंदा विश्वविद्यालय को चलाने के लिए, और यहाँ पे फ्री पढ़ाई होता था, इसलिए 200 गांव क्या किया था वो इस विद्यालय को दान में दे दिया था दोस्तों। ठीक है, और सभी छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्राप्त की जाती थी, यानी कि जितने भी बच्चे वहाँ पे पढ़ने आते थे, चाहे वे देश का हो चाहे विदेश का, वहाँ पे सभी को फ्री पढ़ाया जाता था। इसलिए सम्राट हर्षवर्धन ने 200 गांव दान में दे दिया, यानी कि 200 गांव से जितना भी टैक्स या जो कर वसूल होता था, जितना भी इनकम होता था, वो सारा का सारा वो आपका जो नालंदा विश्वविद्यालय है उस पर खर्च किया जाता था दोस्तों। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ तक। आगे देखते हैं दोस्तों, विंगसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय के प्राचार्य शिलभद्र थे। ठीक है, तो उस समय वहाँ के जो प्राचार्य थे वो शिलभद्र थे। यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों 643 ईस्वी में सम्राट हर्ष के द्वारा कन्नौज में आयोजित की गई धार्मिक सभा की अध्यक्षता वेंगसांग ने की थी। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 643 ईस्वी में, ठीक है, सम्राट हर्षवर्धन द्वारा एक धार्मिक सभा का आयोजन किया गया था, जिसकी अध्यक्षता वेंगसांग कर रहा था। ठीक है, और इस सभा का जो अध्यक्षता कर रहा था वो कौन कर रहा था? चिनियात्री वेंगसांग दोस्तों। ठीक है, और इसमें बहुत सारे लोग इस पे जलते भी थे, और कहीं ना कहीं इस पे बताया गया कि आक्रमण भी हुआ था, उनको जलाने का भी प्रयास किया गया था। तो इसकी जो अध्यक्षता कर रहे थे वो विंगसंग कर रहे थे, जिसमें 500 साधु थे, वो ब्राह्मण थे, 3000 बौद्ध साधु और 3000 जैन साधु। ठीक है, और भी इस प्रकार से थे। ठीक है, तो ये लोग उसमें शामिल थे। आगे दोस्तों मैं बात करूँ 643 में, तो ये आयोजन किया गया था। अब बात करते हैं 644 में। दोस्तों 644 ईस्वी में वेंगसांग ने चीन के लिए प्रस्थान किया। ठीक है, और अपने साथ कई बौद्ध ग्रंथ ले गए। तो फिर 644 में क्या किया, वो यहाँ से चले गए कहाँ? अपना देश भारत दोस्तों। दोस्तों वेंगसांग के चीन पहुँचने पर वहाँ के जो राजा थे वो बहुत खुशखबरी उसको लगा और सुनने को मिला, और धूमधाम से उसका स्वागत भी किया गया दोस्तों। देखिए, जब स्टार्टिंग टाइम में वो आना चाह रहा था तो उसे आने नहीं दिया गया था, उसको रोक रहा था। लास्ट में वो क्या किया था, वो फिर आ गया, है ना। और जब झिनिया त्रिवेंगसांग जो भारत से लौट के गए अपना देश, तो वहाँ के जो राजा थे उनका बहुत ही ज़बरदस्त स्वागत भी किया दोस्तों, है ना। चलिए दोस्तों, 5 फरवरी सन 664 ईस्वी को वेंगसांग की मृत्यु हो गई दोस्तों, है ना। और इस प्रकार से 664 ईस्वी में इनका मृत्यु होता तो दोस्तों, है ना। ये बात आप लोग याद रखिएगा। फिर क्या होता है कि 1995 में, ये डेट आप लोग, ये आपकी जानकारी में बता रहा हूँ, इनका जो मृत्यु कब हो गया? 5 फरवरी 1964 में। तो ये हो गया दोस्तों आप सभी का ये विंगसांग के बारे में, जन्म से लेकर मृत्यु तक। और दो यहाँ पे पॉइंट्स है जो कि आपको आप लिख सकते हैं और याद रख सकते हैं कि 1956 में क्या हुआ कि दलाई लामा ने विंगसांग की खोपड़ी को भारत सरकार को सौंपा दिया। ठीक है, जो भारत सरकार को जो इसकी जो खोपड़ी है उसको सन 1956 में सौंप दिया गया था, जो कि अभी पटना संग्रहालय में इसका खोपड़ी है दोस्तों, है ना। तो इस प्रकार से आपका जो चीन यात्री विंगसंग था उसका कुछ इतिहास मैंने बताया कि वो किस प्रकार से एक चीन यात्री थे, और किस प्रकार से भारत आया, भारत के बारे में स्टडी किया, नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ा, और इस प्रकार से जो भी उन्होंने देखा अपने हिसाब से बताया कि ये इस वंश में ऐसे शासक थे, वैसे शासक थे। ठीक है, यहाँ ऐसा था वैसा था, वो लिखा है। और इसी को लेकर हम लोग चलते हैं, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन के आंसर में लिखते हैं कि चिनियात्री ऐसा कहता है, चिनियात्री वैसा कहता है। इस तरह हम लोग बोले कि चिनियात्री शासक इसका द्वारा कहा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय में इतने शिक्षक थे, ऐसा था वैसा था। तो जो भी था वो लोग मानते हैं। तो ये आपका इतिहास रह गया। इसके अलावा मैंने और भी बहुत सारे वीडियोज़ मैंने बनाया है इतिहास को लेकर, तो वो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है, और जितने भी छात्र छात्रा हैं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वो हम लोग आप लोग को बहुत अच्छा रहेगा। तो इसी प्रकार से हम लोग दूसरी वीडियो मिलता है। जय हिंद, जय भारत।